भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, सारे मेहमान आ चुके हैं। हाँ कविता, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पहनूं, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना इन महंगी ड्रेस में से कोई एक ड्रेस चुनने में। भाभी मुझे तो आपकी सारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही, पर आप लहंगा डाल लो। गांव की औरतों को मुंह दिखाई में बहुएं लहंगे में अच्छी लगती हैं। कविता बड़ी ही जल्दबाजी में राधिका को ड्रेस पहनने की सलाह देकर अपनी गरीब भाभी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि सपना ने बेड पर एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा रखा हुआ है। वाह भाभी, आपका ये लहंगा तो काफी महंगा लग रहा है। अरे नहीं कविता, ये कोई महंगा लहंगा नहीं है, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया था अपनी मुंह दिखाई पर पहनने के लिए। भाभी मानना पड़ेगा, आपके लहंगे के सामने तो छोटी भाभी का लहंगा भी फेल है। खैर, मैं यहाँ आपको ये बोलने के लिए आई थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, सब आ गए हैं। कविता अपनी दोनों भाभी को तैयार होने के लिए बोल देती है और नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद उषा की दोनों बहुएं मुंह दिखाई के लिए तैयार होकर घूंघट में नीचे आती है और घर आए मेहमान दोनों बहुओं का लहंगा देख उषा से उनकी ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। अरे उषा, तू कह रही थी कि तेरी बड़ी बहू गरीब घर से है, पर तेरी गरीब बहू ने तो इतना महंगा लहंगा पहना है, इसके लहंगे के सामने तो तेरी अमीर बहू का लहंगा फीका पड़ गया। आखिर इस गरीब के पास इतना महंगा लहंगा आया कहाँ से? इसका लहंगा तो सच में मेरे लहंगे से काफी अच्छा है। अरे बहन, मेरी बड़ी बहू को सिलाई का काम आता है, उसने अपना ये लहंगा खुद बनाया है। अरे वाह, खुद से इतना प्यारा लहंगा बना दिया। बड़ी बहू, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुम्हारे इस लहंगे से। देख लो छोटी बहू और कुछ सीख लो अपनी जेठानी से। भले ही गरीब है, पर उसने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं होने दिए। इस तरह घर आए सभी मेहमान एक एक करके दोनों बहुओं का मुंह देखते हैं और उन्हें शगुन देकर वहां से चले जाते हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाने लगती हैं, तो राधिका सपना को रोकते हुए उससे कहती है, जेठानी जी, आज तो आप बहुत खुश होंगी। मुंह दिखाई में आपकी ड्रेस की तारीफ जो की सभी ने, पर याद रखना, आप जैसी गरीब लड़की मेरे सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगी। आपकी बनाई हुई ये सस्ती सी ड्रेस मेरे महंगे ड्रेस के सामने कुछ नहीं है। राधिका, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं क्यों खुश होंगी? और रही कपड़े की तारीफ की बात, तो मेरे कपड़े की तारीफ हो या तुम्हारे कपड़े की, रस्म तो मुंह दिखाई की थी ना। हाँ जानती हूँ मैं, पर अगली बार के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब जो भी रस्म होगी उसमें मेरी ही ड्रेस की तारीफ होगी। राधिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार जब एक साथ खाना खा रहा होता है, तो उषा दोनों देवरानी जेठानी से कहती है, वैसे तो मुंह दिखाई एक ही बार होती, पर मेरे मायके से कोई शादी में आया नहीं था, इसलिए मेरे मायके वाले चाहते हैं कि तुम दोनों की मुंह दिखाई फिर से करवाई जाए। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी मामी सास और मौसी सास आ रही, तो उनके सामने अच्छे से तैयार हो जाना। क्या फिर से मुंह दिखाई होगी हमारी? ये तो बहुत अच्छी बात है। जेठानी जी तैयार रहना इस बार, क्योंकि इस बार मेहमान मेरी ड्रेस की तारीफ करके जाएंगे। हाँ राधिका, क्यों नहीं। और मेरे पास तो मुंह दिखाई के लिए कपड़े भी नहीं है, पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास टाइम है। मैं अपने लिए इन दिनों में कोई ढंग की ड्रेस बना लूंगी। पर भाभी, इतने कम दिनों में आप कैसे अपनी ड्रेस बना पाओगी? अरे कविता, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? बहू, तुम दोनों इस बार साड़ी पहन लेना। बहू, साड़ी को तैयार करने में तो 1 हफ्ता काफी रहेगा ना तेरे लिए। और छोटी बहू, तेरे पास तो महंगी ड्रेस है ही, पर तुझे भी उस दिन मेहमानों के सामने साड़ी ही पहननी होगी, तो तू अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी देख लेना। माँ जी, मुंह दिखाई पर ड्रेस की फिक्र मेरी गरीब जेठानी को करनी चाहिए, ना कि मुझे। एक बार फिर राधिका इस मुंह दिखाई की रस्म को चैलेंज के रूप में लेती है, तो वहीं सपना अपनी मुंह दिखाई की रस्म पर साड़ी पहनने के लिए एक सस्ती सी साड़ी लेकर आती है और उस पर अपने हाथों से काम करती है और एक बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बनाती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद घर में उषा की भाभी आशा और बहन पुष्पा आती है। आ गए आप दोनों। अगर शादी पर आते तो कितना अच्छा रहता। माफ करना दीदी, टाइम ही नहीं मिला और हमें आज रात को फिर से निकलना है। जल्दी से अपनी बहू को बुलाओ ना, ताकि मुंह दिखाई करके हम जा सकें। उषा अपनी बहन और भाभी के कहने पर अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट करके नीचे आती है। पर जब दोनों बहुएं साड़ी पहनकर आ रही होती हैं, तो उनकी साड़ी देखकर आशा उषा से कहती है, दीदी, आपकी दोनों बहुओं ने साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी है, खास करके आपकी बड़ी बहू ने। ऐसी साड़ी मैंने पूरे मार्केट में ढूंढ ली, पर मुझे कहीं नहीं मिली। मामी, आपको ये साड़ी मिलेगी भी कैसे? ये साड़ी भाभी ने खुद अपने हाथों से जो डिजाइन करी है। इतने में दोनों देवरानी जेठानी मेहमानों के सामने आकर बैठ जाती हैं और मेहमान घूंघट उठाकर दोनों बहुओं से कहते हैं, दीदी, बहू के रूप में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लाई हो, पर बड़ी बहू, मैंने सुना है कि तुमने अपनी साड़ी खुद डिजाइन करी और ब्लाउज भी खुद बनाया। बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारा ब्लाउज।
मौसी जी, आपको जेठानी जी की साड़ी इतनी पसंद आई है क्या? मेरी साड़ी अच्छी नहीं है? आपको पता है मेरी एक साड़ी बहुत बड़े डिजाइनर ने डिजाइन करी है, पूरे 30,000 रुपए में। दीदी, मैंने बिल्कुल सही सुना था, तुम्हें छोटी बहू तो सच में बहुत अमीर है। इतनी महंगी साड़ी है पर फिर भी देखो ना, बड़ी बहू की साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। माफ करना बहू, पर तुम्हारी 30,000 की साड़ी तुम्हारी जेठानी की 3,000 की साड़ी के सामने कुछ नहीं है। एक बार फिर अपनी गरीब जेठानी की ड्रेस की तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर राधिका जल उठती है और मुंह दिखाई की रस्म खत्म होते ही राधिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और हर समय राधिका सपना से मुंह बनाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी, अगर आप रसोई में खड़ी होकर खाना बनाओगी तो मैं आप जैसी गरीब के साथ खाना नहीं बनाने वाली। अगर आपके साथ खड़े रहने में मेरी साड़ी खराब हो गई तो? राधिका, ऐसा क्यों बोल रही हो? माना कि तुम्हारी साड़ी बहुत महंगी है, पर छोड़ो, तुम बाहर बैठो, मैं अकेले सब कर लूंगी। सपना की बात सुनकर राधिका मुंह बनाकर बाहर जाती है। कुछ देर बाद उषा के दोनों बेटे भी घर आ जाते हैं और घर आते ही अपनी माँ और दोनों बीवियों से कहते हैं, माँ, हमारे कुछ दोस्त अपनी बीवियों के साथ हमारी बीवियों को देखने के लिए आ रहे हैं। वो लोग बहुत मॉडर्न हैं, तो आप दोनों से विनती है कि आप साड़ी या लहंगे ना पहनकर वन पीस पहनकर आना, ताकि वो आप लोगों को गंवार न समझे। क्या वन पीस? पर मेरे पास तो वन पीस है ही नहीं और ना ही मैंने कभी पहना है। तो क्या हुआ भाभी, आप अपने लिए वन पीस बना लेना, आपके पास अभी 4 दिन बाकी हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, बना लीजिए अपने लिए वन पीस, क्योंकि इस बार आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो अच्छी ड्रेस ही बनाना, और सूरज जी, आप मुझे वन पीस दिला दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं दिला दूंगा। अब अगले दिन राधिका सूरज के साथ मॉल जाती है और वहां से 20,000 रुपए का एक वन पीस ड्रेस खरीद कर लाती है। तो वहीं सपना अपने पति से कुछ पैसे लेकर घर में बैठकर अपना वन पीस बनाती है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं और सपना का वन पीस बनकर तैयार हो जाता है और अपनी जेठानी का वन पीस देखकर राधिका जल उठती है। जेठानी जी ने इतनी अच्छी ड्रेस कैसे बना ली, पर मैं भी देखती हूँ वो इस बार कैसे तारीफें बटोरती हैं। राधिका जलन में आकर सपना की ड्रेस की सिलाई खोल देती है और अगले दिन जब सूरज और विशाल के दोस्त अपनी बीवियों के साथ उनकी बीवियों को देखने के लिए आते हैं तो दोनों बहुएं वन पीस पहनकर उनके सामने आती हैं और अपनी जेठानी को वन पीस में देख राधिका हैरान हो जाती है। ये वन पीस पहन करके सबके सामने कैसे आ सकती हैं? मैंने तो इनकी ड्रेस खराब कर दी है। कोई बात नहीं, मेरा एक प्लान फेल हो गया तो क्या, मेरे पास प्लान बी है। ओ माय गॉड, इतनी प्यारी ड्रेस। इस ड्रेस में तो आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हो, और सपना तुम्हारी ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर है। कहाँ से ली तुमने इतनी सुंदर वन पीस? मुझे भी चाहिए। वो दरअसल मेरी जेठानी गरीब घर से, वो महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन्होंने खुद खराब कपड़ों से इतनी अच्छी ड्रेस बनाई है ना दीदी? वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें देखकर क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी जेठानी की ड्रेस से जल रही हो? ऐसा नहीं है, मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, वो मुझसे कभी नहीं जलती। अच्छा आप सब बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। इतना बोलकर सपना मेहमानों के लिए ट्रे में खाने पीने की चीज लेकर आती है और कुर्सी पर बैठी राधिका जानबूझकर पैर लगा देती है ताकि उसकी जेठानी गिर जाए और सबके सामने उसकी इंसल्ट हो। पर इसका उल्टा होता है, सारा खाना सपना के हाथों से राधिका के ऊपर गिर जाता है। इसे कहते हैं जैसे के साथ तैसा। तुमने अपनी जेठानी के लिए गड्ढा खोदा था और तुम खुद उसमें गिर गए। हम जब से आए हैं देख रहे हैं कि तुम अपनी जेठानी से कितना जल रही हो, पर भगवान सब देखता है। घर आए मेहमान राधिका का मजाक बनाते हैं। ये सब देखकर राधिका का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मुंह बनाकर अपने कमरे में जाती है और तभी वहां उषा आकर राधिका से बोलती है, बहू, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, भगवान सब देखता है। तूने जब बहू की ड्रेस खराब करी तो मैंने सब देखा था और मैंने तेरी सच्चाई भी बहू को बताई, पर उसने तुझे कुछ नहीं बोला और अपनी ड्रेस ठीक कर ली। पर फिर भी तूने उसकी इंसल्ट करने के लिए उसके साथ एक और घिनौनी चाल चली और तू उसमें भी फेल हो गई। बहू, अब तो कुछ शर्म कर ले। अपनी जेठानी को नीचा दिखाने के बारे में सोचना बंद कर दे, क्योंकि तुम दोनों को इसी घर में रहना है और इस तरह की हरकतें करने से तेरा भी नुकसान होगा। अपनी सास की बातें सुनकर राधिका शर्मिंदा हो जाती है और मेहमानों के जाने के बाद अपनी जेठानी से माफी मांगती है और उस दिन के बाद फिर कभी इस तरह की हरकतें नहीं करती। तारा, रीमा, अपना हाथ मत छोड़ना, अगर गिर गई तो बहुत चोट लगेगी। हमारा हाथ छूट रहा है, हम कभी भी गिर सकते हैं। अरे कोई तो हमारी मदद करो, हम गिर रहे हैं। भगवान, अब हम क्या करें? अगर ये गिर गई तो नीचे इतनी बड़ी चट्टान है, इनको काफी चोट लग सकती है। आखिरकार ऐसी क्या स्थिति थी जो रीमा तारा यूं बर्फ के पहाड़ी पर रस्सी के सहारे लटकी हुई थी? ये सभी बहुएं इस बर्फ की पहाड़ी पर आखिरकार क्या कर रही थी?
और क्या रीमा और तारा की जान बच पाएगी या वो गिर जाएंगी? आइए इसे जानने के लिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी बहुत ठंड लग रही है। कहाँ है हमारा ससुराल? कब से हम इन बर्फीले पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। माँ ने मुझे बताया था कि मेरा ससुराल बर्फीले पहाड़ पर है, लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी घर दिखाई नहीं दे रहा है। शहर भी उस तरफ था, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे बहू, जरा मुंडी ऊपर उठा कर तो देखो, तुम्हारा ससुराल यहाँ नीचे नहीं बल्कि ऊपर है। अपनी सास माधुरी की बात सुन वो बहुएं जैसे ही अपनी मुंडी उठाकर ऊपर देखती हैं तो उन्हें एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर एक बहुत सुंदर आलीशान महल दिखाई देता है, जिसे देख वो सभी काफी खुश होती हैं। माँ जी, ये हमारा ससुराल नहीं बल्कि ये तो एक आलीशान महल है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शादी करके हम आलीशान महल में जाएंगे। चलिए ना माँ जी, जल्दी चलिए, हम लोगों को अपना आलीशान ससुराल जो देखना है। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। ये जो बर्फीली पहाड़ियों पर रस्सी है ना, इसे पकड़कर ऊपर चलो। आप कोई मजाक कर रही हैं? हम इस शादी के जोड़े में इन रस्सी की मदद से ऊपर कैसे जाएंगे? यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है क्या? अगर यहाँ सीधा रास्ता होता तो मैं तुम्हें इन रस्सी की मदद से ऊपर जाने के लिए क्यों कहती? शुक्र बना कि मैंने अपने बेटों से कहकर इस पहाड़ी से ऊपर नीचे उतरने चढ़ने के लिए बीच बीच में लकड़ियाँ ठुकाकर इन रस्सियों को अच्छे से बनवा दिया, जिसकी मदद से हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं। अब कड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से ऊपर चलो, अभी तो तुम्हारे गृह प्रवेश की रस्म भी रह रही है। माधुरी की बात सुनकर सभी बहुएं मान जाती हैं। अब उनके पास उन रस्सियों की मदद से ऊपर जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसके चलते अब एक बहू उन रस्सियों को पकड़ती है और ऊपर जाने लगती है कि तभी महिमा एकदम से नीचे गिर जाती है। हाँ, हाय रे, मेरी कमर लगता है टूट गई। तू सिर्फ 6 फुट से गिरी है और तेरी कमर भी टूट गई, कुछ नहीं हुआ है। उठ जा संदीप, बहू को ऊपर लेकर आओ। कुछ देर में सभी ने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ जाती हैं और अब उनके सामने आलीशान ससुराल होता है। वो सभी काफी खुश होती हैं। अब माधवी एक एक कर अपनी सभी बहू का गृह प्रवेश करती है। अब तुम आराम कर लो, रात बहुत हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। अब सभी बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन सभी बहू की ठंड से काफी बुरी हालत हो रही थी। ये ठंड मुझे ही लग रही है या तुम लोगों को भी लग रही है? बताया था कि हमारा घर बर्फीले पहाड़ियों पर है, इसलिए मैंने थोड़े बहुत गर्म कपड़े रख लिए थे, लेकिन यहाँ तो हद से ज्यादा ठंड हो रखी है। मेरे पास तो बस जैकेट ही है। हम सबको यहाँ रहने के लिए गर्म कपड़े लाने ही होंगे, वरना हम सबकी कुल्फी जमाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने आलीशान ससुराल में 1 पीस ड्रेस पहनकर रील बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मैं रजाई के अंदर से ही नहीं निकल पा रही हूँ। ऑनलाइन अपने अपने लिए गर्म कपड़े ऑर्डर कर लेती हैं। कहने को बर्फीले पहाड़ों पर अमीर ससुराल था, लेकिन उनके घर में काम करने खाना बनाने के लिए एक भी नौकर नहीं था, और ये चीज सभी को काफी और अजीब लगती है। माँ जी, आपका इतना बड़ा आलीशान घर है, लेकिन आपने काम करने के लिए एक भी नौकर नहीं रखा, ऐसा क्यों? अरे बहुओं, क्या बताऊं, मैं तो यहाँ काम करने वाले नौकरों को डबल पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ कोई काम करने के लिए राजी नहीं होता। और हो भी तो कैसे? तुम लोग तो जानती हो कि इस पहाड़ पर ही चढ़ने पर कितना वक्त लग जाता है, और कोई अगर गिर गया तो उसकी तो हड्डी पसली ही टूट जाएगी। इसलिए अब तुम सभी को ही खाना भी बनाना है और घर के सारे काम काज भी करने हैं। अपनी सास की बात सुनकर सब बहुएं मुंह बना लेती हैं और ठंड में कांपते हुए अब कपड़े और बर्तन धोने लगती हैं। क्या सोचकर आई थी मैं अपने इस आलीशान ससुराल में कि आराम से पूरा दिन हीटर के सामने बैठूंगी, गर्मा गर्म मूंगफली और गजक खाऊंगी, लेकिन देखो यहाँ तो हमारी बर्तन धोने की हैसियत हो गई है। तभी तो ढेर सारे कपड़े भी बाकी हैं और घर की सफाई भी करनी है, ना जाने आगे क्या होगा हमारा। ठंड से कांपते हुए सभी बहुएं बड़ी मुश्किल से अपने बर्फीले घर के ऊपर बने आलीशान ससुराल में रहकर भी काफी परेशान हो गई थी। ऐसे ही समय गुजरता है और उन सबके ऑर्डर किए हुए गर्म कपड़े भी अब आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आप नीचे क्यों खड़े हैं? जल्दी से हमारा सामान लेकर ऊपर आ जाइए। बहन जी, ऊपर आने के लिए तो कोई सीढ़ी नहीं है, तो मैं कैसे आऊँगा? मैं आपका सामान यहीं रख कर जा रहा हूँ, जब आप नीचे उतरे तो अपना सामान ले जाना। वैसे भी यहाँ पर बहुत ठंड है। वो डिलीवरी बॉय उन सभी बहू का पार्सल नीचे रखकर चला जाता है, जिसके बाद अब तारा और रीमा पार्सल लेने के लिए नीचे आने लगती है।
तभी अचानक बर्फीले पहाड़ में ठोकी गई लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अचानक से निकल जाती हैं और अब रीमा और तारा दोनों ही बर्फीली पहाड़ों पर लटक रही होती हैं। भगवान, अब हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे पति भी बाहर गए हुए हैं। बाकी बहुएं उस रस्सी के सहारे तारा और रीमा को ऊपर खींचने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है। तभी प्रीति अंदर से एक और रस्सी लेकर आती है और उसे अपने आलीशान ससुराल के दरवाजे पर बांधकर नीचे लटका देती है। माँ, तारा, इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आने की कोशिश करो। तारा रीमा उस रस्सी को पकड़ते हैं और ऊपर आने की कोशिश करती हैं। वहीं सभी बहुएं भी पहाड़ के ऊपर खड़ी खड़ी उस रस्सी को खींचती हैं। थोड़ी देर में रीमा उतरकर सही सलामत ऊपर आ जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें कुछ नहीं होने दिया, वरना मैं तो सोच रही थी कि आज तो मैं और तारा भगवान को ही प्यारे हो जाएंगे। सभी बहुएं बर्फीले पहाड़ पर रहकर जैसे तैसे करके ठंड को तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बर्फीले पहाड़ के ऊपर से उन सभी बहू को ऊपर नीचे जाने आने में काफी सारी दिक्कत आती थी। हमारे पतियों ने दोबारा से लकड़ियों को ठोककर रस्सी को मजबूत तो कर दिया, लेकिन मुझे तो अभी भी इस पर से उतरने चढ़ने में काफी डर लगता है। और नहीं तो क्या, हम तो डर के मारे ही 1-2 हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ लाकर रख देते हैं, लेकिन फिर भी बीच में कोई ना कोई जरूरी काम से हमें ऊपर नीचे जाना ही पड़ता है। ऐसी समय गुजरता रहता है और सभी बहुएं अपने बर्फीले पहाड़ी के ऊपर बने आलीशान ससुराल से काफी परेशान हो जाती हैं। और एक दिन तो इन लोगों के पति मनोज और अर्जुन जैसे ही ऑफिस जाने के लिए उन रस्सियों की मदद से नीचे उतरते हैं तो अचानक रस्सी खुल जाने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे उन दोनों की कमर में ही फ्रैक्चर हो जाता है। माँ जी, कब तक हमें इन रस्सियों के सहारे पहाड़ी से ऊपर नीचे उतरना चढ़ना होगा? आप यहाँ पर एक सीढ़ी क्यों नहीं बनवा देती? तुम लोगों को क्या लगता है ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया होगा? हमने कई बार कोशिश की कि हम इस बर्फीली पहाड़ियों पर सीढ़ी बनवा सके, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब रही। अब हमारे पास इन रस्सियों के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपने इस घर को छोड़कर भी तो कहीं नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही समय बदलता है और कुछ भी नहीं बदलता। सभी बहुएं हमेशा की तरह उन रस्सियों से नीचे उतरकर सब्जी लेकर वापस घर जा रही होती हैं कि तभी अरे, हम इतनी बार यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन हमारी नजर कभी इस पहाड़ी पर नहीं गई। ये पहाड़ी तो हमारे घर से काफी ज्यादा पास है ना, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पहाड़ी के उस पार ही शहर भी है। अगर हम इस पहाड़ी से अपने घर तक की पहाड़ी तक एक पुल बना दे तो हमें तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ सुनीता, हम ऐसा कर सकते हैं। इससे हमारा वक्त भी बचेगा और हमें गिरने का भी कोई डर नहीं होगा। वो सभी बहुएं जल्दी से घर जाती हैं और इस बारे में अपने पतियों और सास को बताती हैं, जिसके बाद उनके पति बहुत सारी लकड़ियों के टुकड़े और रस्सियां लेकर आती हैं। और अब सभी बहुएं अपने आलीशान ससुराल से लेकर सामने बनी उस बर्फीले पहाड़ी तक कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद एक लकड़ी का पुल बनाती हैं, जिससे अब वो लोग आसानी से पार करके एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जा सकते थे। जो हम इतने समय से नहीं कर पाए, वो सब तुम लोगों ने इतने कम वक्त में कर दिखाया। अब तो हमें कोई परेशानी भी नहीं है। अब तो हम घर में काम करने के लिए नौकरों को भी रख सकते हैं। अब सभी बहुएं अपने बर्फीली पहाड़ों के बीच में बने महलों वाले ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं और उन्हें अब किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती है।